हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियन बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड और एमएससी में भी ये टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं जिनको इनकी जटिलता के कारण जाना जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के ये कार्य को करते हैं किसी भी प्लांट बॉडी के लिए। तो उसी कारण इनको जाना जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको जाना जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं या फिर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जटिल होते हैं। इनमें कई डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को करती हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, परमानेंटली पाए जाते हैं और बहुत ही स्पेशल टाइप के होते हैं, बहुत ही विशेष और ख़ास प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें ये किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हेडिंग पड़ी हुई है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ सेल्स का वह ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं जिनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं, बट ये सभी मिलकर एक यूनिट की तरह फंक्शन करती हैं। अब ध्यान रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं और उन सभी सेल्स का जो कार्य होता है और कार्य के साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट प्रकार की सेल्स होती हैं और उन सभी सेल्स का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो अलग होता है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों टिश्यूज़ बहुत ही खास होते हैं पौधों के बारे में, क्योंकि पौधों में जो वाटर का कंडक्शन होता है, फूड का जो कंडक्शन होता है, वो इन्हीं टिश्यूज़ की हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाइलम की बात करेंगे। जो जाइलम है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टर्म जाइलम को नगेली ने 1858 में इंट्रोड्यूस किया था। यह वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के जाइलोन वर्ड से लिया गया है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और जाइलम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि जाइलोन वर्ड से लिया गया है। और इसको एक साइंटिस्ट हुए नगेली साहब, उन्होंने इसको दिया था 1858 के अप्रोक्सीमेट में उन्होंने इस वर्ड को दिया था। उन्होंने बताया कि जो जाइलम होता है वो एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है और डिफरेंट प्रकार की सेल्स के द्वारा बना होता है और बहुत विशेष प्रकार के फंक्शन को करता है। तो देखिए लिखा हुआ है, इनका मेन फंक्शन रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब्ड वाटर तथा मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होता है। अब देखिए जो जाइलम होते हैं, जाइलम का एकमात्र जो सबसे खास प्रकार का फंक्शन होता है वो होता है कि ये रूट्स के द्वारा वाटर को अवशोषित करता है, लेता है रूट्स के द्वारा वाटर को और बॉडी के डिफरेंट प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको पहुंचाता है। अब वाटर के साथ में कभी कभी मिनरल्स भी आ जाते हैं तो उनको भी ये क्या करता है, अवशोषित करता है और प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता रहता है। देखिए इसके निर्माण में 4 टाइप की सेल्स भाग लेती हैं। यानी कि जो जाइलम होता है इसके निर्माण में, इसका फॉर्मेशन करने में 4 प्रकार की सेल्स भाग लेती हैं और चारों जो सेल्स होती हैं वो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है और चारों सेल्स जब मिल जाती है तब जाइलम का निर्माण होता है। तो इसी कारण इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो कौन कौन सी वो सेल्स होती हैं कि जो चारों जो सेल्स होती हैं जो जाइलम को बनाती हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है।
तो पहली जो होती हैं उनका नाम है ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर्स। ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये चारों प्रकार की जो सेल्स होती हैं, 4 टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये जो है जाइलम का फॉर्मेशन करती हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इन चारों सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैकिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैकिड्स क्या होता है? ट्रैकिड्स के बारे में, इसको वाहिनिकाएँ कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको ट्रैकिड्स कहा जाता है। लिखा हुआ है कि जो ट्रैकिड टर्म को सैनियो ने 1863 में दिया था। एक साइंटिस्ट हुए हैं सैनियो साहब, जो कि जर्मन कंट्री के एक साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने इस टर्म को दिया था जिसका नाम है ट्रैकिड। और 1863 के अप्रॉक्सीमेट में इन्होंने इस टर्म को दिया था। उन्होंने बताया कि यह इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, यानी कि ये जो ट्रैकिड्स होते हैं वो लंबे होते हैं और ट्यूब के समान संरचनाएं होती हैं, एक नली जैसी होती है, ट्यूब के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। यह डेड सेल्स होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और ध्यान रखिए, बहुत खास बात यहाँ पर बताई गई है कि जो ट्रैकिड्स होते हैं वो डेड सेल के रूप में होते हैं, यानी कि ट्रैकिड्स मृतक होती हैं, मृत अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जिनमें नहीं होता है वो कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। तो ट्रैकिड्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। आगे देखिए बताया गया है, इनकी सेल वॉल हार्ड व लिग्निफाइड होती है। सेल वॉल का लिग्निन द्वारा मोटा होना कई प्रकार का होता है। अब इसकी जो ट्रैकिड्स की सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, और इसके ऊपर एक सबस्टेंस होता है जो कि लिग्निन होता है, उसका जमाव हो जाता है। और जब इसकी सेल वॉल के ऊपर, मान लीजिए ये कोई इसकी सेल वॉल है, इसके ऊपर जब लिग्निन का जमाव हो जाता है तो उसकी जो थिकनिंग होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो कई प्रकार की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो कौन कौन से वो टाइप होते हैं? एक तो हो गया है एनुलर, दूसरा है स्पाइरल, तीसरा है स्केली फॉर्म, चौथा है रेटिकुलेट फॉर्म, और पांचवा है पिटेड फॉर्म। ये 4-5 प्रकार की थिकनिंग हमको लिग्निन के सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण दिखाई देती हैं। इनको हम लोग डायग्राम के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, एनुलर का मतलब होता है बले आकार, ठीक है। ये देखिए आप जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे हैं? एनुलर हैं, बले आकार जिनको हिंदी में कहा जाता है, उस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें यहाँ पर जो सेल वॉल, जो इसकी सेल वॉल है उसके ऊपर क्या हुआ है? एनुलर फॉर्म में, इस तरीके से एनुलर फॉर्म में क्या हुआ है? लिग्निन का जमाव हो गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो स्पाइरल फॉर्म है, स्पाइरल फॉर्म को कहा जाता है सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिल के आकार का। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसकी जो सेल वॉल्स हैं इस तरीके से, ये देखिए सर्पिलाकार रूप में, यानी कि स्पाइरल रूप में यहाँ पर इसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो गया है, जिसके कारण इसकी थिकनिंग हो गई है, यानी कि ये इसमें मोटापा हो गया है। और किस रूप में हुआ है? स्पाइरल रूप में हुआ है। तीसरी फॉर्म है जो, जिसको हम लोग स्केलेरी फॉर्म कहते हैं। ये बहुत ही खास प्रकार की फॉर्म होती है, जिसको हम लोग हिंदी में सोपानवत रूप कह देते हैं। इसमें क्या होता है? इस रूप में ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस प्रकार से लिग्निन की थिकनिंग यहाँ पर सेल वॉल्स के ऊपर हो जाती है। और रेटिकुलेट तो आप लोग जानते हैं, जालिका व्रत जिसको कहते हैं, जाल के रूप में यहाँ पर लिग्निन की थिकनिंग हो जाती है सेल वॉल के ऊपर, वो उस सेल वॉल के ऊपर चिपक जाती है और उसकी रेटिकुलेट फॉर्म में, जालिका व्रत फॉर्म में यहाँ पर थिकनिंग दिखाई देती है। और पिटेड फॉर्म को कहते हैं हम लोग गड्ढे। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी ट्रैकिड्स में यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों के ऊपर क्या होता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो ये हो गई पिटेड फॉर्म। तो ये 4-5 फॉर्म होती हैं जो कि आपको किसी भी सेल वॉल के ऊपर जब लिग्निन का जमाव हो जाता है तो उसके 3-4 रूप हमको या फॉर्म दिखाई देती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे
अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सेकेंडरी जाइलम में ट्रेकिड्स का लास्ट एंड चीजेल लाइक होता है। चीजेल लाइक क्या होता है? आपने अगर देहाती भाषा में सुना होगा, चीजेल एक छेनी जो होती है, एक लोहे का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्यों को किया जाता है। बिल्कुल उसी के समान संरचना होती है इसकी जो है सेकेंडरी जाइलम में, यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है जो कि प्राइमरी जाइलम के बाद बनता है, वहाँ पर जो ट्रेकिड पाया जाता है उसकी जो एंड्स होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं वो छेनी के समान होते हैं इस तरीके से, यानी कि थोड़े से एंड पर चौड़े होकर और नुकीले होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखिए जिम्नोस्पर्म में जाइलम केवल ट्रेकिड्स का बना होता है, इनमें बेसल एब्सेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात बताई गई है कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म आप लोग जानते हैं अनावृत बीजी पौधे, यानी कि जिनके बीजों के चारों ओर क्या होती है, बाल नहीं होती है, यानी कि ओव्यूल के चारों ओर ओवरी नहीं होती है, उन पौधों को हम लोग क्या कह देते हैं, जिम्नोस्पर्मिक पौधे कह देते हैं। उनमें जो जाइलम होता है उनमें ट्रेकिड्स का बना होता है और उनमें वेसल्स का अभाव होता है, यानी कि उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और वेसल्स क्या होती हैं, जाइलम का सेकेंड कंपोनेंट होती हैं, सेकेंड सेल्स होती हैं, समझ लीजिए एक टाइप से। और यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म में खास बात होती है कि जो जाइलम होता है वो ट्रेकिड्स का ही बना होता है, और यहाँ पर जो है जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है लेकिन वेसल नहीं होती है। आगे देखिए क्या बताया गया है, ट्रेकिड्स का मेन फंक्शन वाटर कंडक्शन तथा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिए ट्रेकिड्स जो डिफरेंट प्रकार की चारों सेल्स हैं जाइलम के अंदर, वो जाहिर सी बात है कि वाटर को का कंडक्शन करने में हेल्प करेंगी, लेकिन उनमें से जो ट्रेकिड्स होता है वो एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है वाटर को रूट्स के द्वारा अवशोषित करने के लिए, और उसका क्या करता है, बॉडी के प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए उसमें हेल्प करता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप की जो सेल्स हैं जिनको हम लोग वेसल्स कहते हैं, इसको हम लोग ट्रैकी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वेसल्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं और ट्यूब लाइक होती हैं। सिलेंड्रिकल आप लोग जानते हैं बेलनाकार, बेलन के आकार की होती हैं, और ट्यूब के समान या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर हम लोग इस तरीके से देखने की कोशिश करें तो देखिए अभी हम लोगों ने ट्रेकिड्स की बात की। ट्रेकिड्स लंबी सेल्स होती हैं, किनारों से पतली होती हैं, और जो बेसल्स होती हैं वो, और देखिए ये भी ट्यूब लाइक होती हैं, ये भी ट्यूब लाइक होती हैं। ठीक है, तो दोनों का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो लगभग समान होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आपकी वेसल्स और कि ये जो वेसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल भी होती हैं, बेलनाकार होती हैं। ये नॉन लिविंग एलिमेंट होती हैं। अब वेसल्स भी क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, यानी कि जीवित नहीं होती हैं। ना तो ट्रेकिड्स जीवित होती हैं और ना ही वेसल्स जीवित होती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, ये अनेक ट्यूब के आकार की सेल्स अथवा ट्रेकिड्स के रेसिप्रोकली जुड़ने से बनती हैं। एक के ऊपर एक प्रेजेंट इन सेल्स के बीच की ट्रांसवर्स वाल जब कम्प्लीटली अथवा इनकम्प्लीटली रूप से घुल जाती हैं तो ये वेसल्स बनाने लगती हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि जो वेसल्स बनती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, ट्रेकिड्स के द्वारा बनती हैं। और जब ट्रेकिड्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेकिड है, ये इस तरीके से क्या होता है, ये जुड़ता हुआ चला जाता है, ये जुड़ता हुआ चला जाता है, और ये जो इसकी जो ट्रांसवर्स वाल होती है, ये जो वाल होती है, ये या तो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाती है या फिर थोड़ा सा अनकम्प्लीट रूप से समाप्त होती है, और आपस में इस तरीके से जब इसका अरेंजमेंट होता है और इसकी जो ट्रांसवर्स वाल होती है वो या तो समाप्त हो जाती है या तो समाप्त होने लगती है, तो इस स्टेज में इसको क्या कह दिया जाता है, बेसल कह दिया जाता है। और देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, अतः ट्रेकिड्स और बेसल्स की सेल वाल्स में थिकनिंग समान होती है। अब जाहिर सी बात है कि जो बेसल्स का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ट्रेकिड्स के जुड़ने पर हुआ है,
तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रैकिड्स की जो सेल वॉल की थिकनिंग होगी वही बिल्कुल सिमिलर वेसल्स की सेल वॉल की थिकनिंग होगी, तो दोनों की थिकनिंग जो है समान होगी। आगे देखिए, ट्रैकिड्स व वेसल्स में डिफरेंस केवल यह होता है कि ट्रैकिड्स में लॉन्गिट्यूडनल व ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की बाल्स पाई जाती हैं, जबकि वेसल्स में केवल लॉन्गिट्यूडनल बाल्स होती हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है कि जो ट्रैकिड सेल्स होती हैं इनमें ट्रांसवर्स बाल भी होती है, यानी कि ये मान लीजिए इस तरीके से बाल भी होती है, और लॉन्गिट्यूडनल बाल भी होती है, यानी कि मान के चलिए चारों तरफ से बाल होती है। लेकिन जो आपकी ये जो होती हैं वेसल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स बाल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बाल ही प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैकिड्स हैं इनमें देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाल भी है, ट्रांसवर्स बाल भी है। लेकिन ये जो वेसल्स हैं इनमें देखिए ये साइड में लॉन्गिट्यूडनल बाल तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो बाल है ये वाली बाल यहाँ पर अब्सेंट है, यानी कि ट्रांसवर्स बाल यहाँ पर अब्सेंट होती है। तो अगर आप लोगों को डिफरेंस करना हो कि ट्रैकिड्स और वेसल्स में डिफरेंस करना हो तो इनकी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाल के ऊपर हम लोग इसमें डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, वेसल्स की सेल वॉल में थिकनिंग ट्रैकिड्स के ही समान होती है। जाहिर सी बात है थिकनिंग समान होगी वेसल्स और ट्रैकिड्स में। ये भी वाटर कंडक्शन एंड रिजिडिटी प्रदान करता है तथा ट्रैकिड्स की अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो वेसल्स होती हैं वो भी वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं और ये प्लांट को क्या करती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं, रिजिडिटी प्रदान करती हैं, और ये ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ पोर्शन इसका वेसल्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रकार की सेल्स होती हैं तो उनको हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, जो वेसल्स पहले बनती हैं वे स्मॉल माउथ की होती हैं, जबकि इनकी बाल में एनुलर अथवा स्पाइरल टाइप का थिकनिंग होता है जो प्रोटोजाइलम कहलाती हैं। यानी कि जो वेसल्स यानी कि पहले ट्रैकिड्स जुड़े, जो ट्रैकिड्स जब जुड़े तो वेसल्स का निर्माण हुआ, तो जो वेसल्स पहले बनती हैं उनकी जो माउथ होता है यानी कि जो उनका माउथ वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और उनकी जो भित्तियाँ होती हैं, उनकी जो बाल्स होती हैं उनके ऊपर एनुलर और स्पाइरल टाइप की थिकनिंग हो जाती है। एनुलर और स्पाइरल टाइप की थिकनिंग को हम लोगों ने देखा है, यानी कि जो पहले बनेंगी उनमें इस टाइप की और इस टाइप की थिकनिंग हो जाएगी जो पहले बनेंगी, ठीक है। और जो वेसल्स बाद में बनती है, देखिए उसमें लिखा हुआ है, जो वेसल्स बाद में बनती हैं वे चौड़े माउथ की होती हैं तथा इनकी वाल रेटिकुलेट अथवा पिटेड टाइप का थिकनिंग होता है, वे मेटाजाइलम कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड भी आए हैं, पहले आप समझ लीजिए कि जो वेसल्स होती हैं जो पहले बनती हैं वो स्मॉल माउथ वाली होती हैं और उनमें किस प्रकार की थिकनिंग होती है, एनुलर टाइप की और स्पाइरल टाइप की। जो वेसल्स बाद में बनती हैं वो थोड़ी सी उनका माउथ चौड़ा होता है और उनमें जो है रेटिकुलेट और पिटेड टाइप का क्या होता है, थिकनिंग होता है। और यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। वेसल्स जो पहले बनती हैं और उनमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं, और उसके बाद में जो बाद में बनती हैं जिनका माउथ चौड़ा होता है उनको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी जाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम जो कि प्राइमरी जाइलम का ही एक भाग होता है, पहले प्रोटोजाइलम बनता है उसके बाद में मेटाजाइलम बनता है, लेकिन ये किसका होता है, प्राइमरी जाइलम के ही भाग होते हैं जो कि प्लांट बॉडी में बनते हैं। लेकिन ये किसके बेस पर बन रहे हैं, आप लोगों ने देखा वेसल्स जो पहले बन रही थी उनसे प्रोटोजाइलम बन रहा है, वेसल्स जो बाद में बन रही थी जिनका माउथ चौड़ा था उनसे मेटाजाइलम बन रहा है। और आगे देखिए बताया गया है
इसका कारण यह है कि प्रोटोजाइलम की वेसल्स का निर्माण उस समय होता है जब स्टेम व रूट परमानेंट लेंथ में बढ़ते रहते हैं। यानी कि जब प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है या प्रोटोजाइलम जब बनता है उस समय जो वेसल्स का निर्माण होता है उस टाइम पर स्टेम और रूट में परमानेंट क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। और ऐसे समय में वेसल्स में स्पाइरल अथवा एनुलर थिकनिंग होने से उनके लेंथ में बढ़ने से किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। और जाहिर सी बात है, आपने देखा था कि जो वेसल्स पहले बनती है उनमें एनुलर और स्पाइरल टाइप की थिकनिंग होती है। तो इन दो टाइप की थिकनिंग होने के कारण उनकी जो लेंथ है उसको लेंथ को बढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो एनुलर और स्पाइरल टाइप की थिकनिंग होती है वो ग्रोथ के लिए सुटेबल होती है या फेवरेबल होती है कह सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है, इसके विपरीत मेटाजाइलम की वेसल्स लेंथ में नहीं बनती, जिससे रेटिकुलेट अथवा पिटेड थिकनिंग होने से इनकी बाल्स और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। यानी कि जो मेटाजाइलम होता है उनमें जो वेसल्स की लेंथ होती है वो लेंथ में नहीं बनती, यानी कि लंबाई में नहीं बनती हैं। एनुलर फॉर्म में आपने देखा था इस तरीके से बन रही थी, स्पाइरल फॉर्म में आपने देखा था इस तरीके से बन रही थी, बाल्स के ऊपर इस तरीके से बाल्स। लेकिन जो आपकी रेटिकुलेट फॉर्म है या पिटेड फॉर्म है, इनमें क्या होता है, लेंथ नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनकी बाल्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं। अब दो प्रकार की सेल्स की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है जाइलम के बारे में। जो तीसरी होती हैं उनको हम लोग कह देते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथी होती हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो एक सिंपल सेल्स होती हैं, साधारण प्रकार की सेल्स होती हैं, और ये नॉर्मली रूप से सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, यानी कि कई भुजाओं के रूप में भी हो सकती हैं। लेकिन जाइलम में इसका क्या कार्य होता है, जाइलम में ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है, यह जाइलम में पाई जाने वाली लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिन्हें जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिड्स भी नॉन लिविंग थी, वेसल्स भी नॉन लिविंग सेल्स थी जो कि जाइलम में पाई जाती थी। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है वो कैसी है, लिविंग सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीजीटी और टीजीटी में, कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्या होती है, लिविंग सेल होती है। लिखा हुआ है इनकी सेल बाल कुछ थिक अथवा इनकी बाल्स में पिट्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और इनकी बाल्स पर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम में ज़्यादा डेवलप होती हैं, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा होती है जो होती है वो मोटी होती है और इसकी बाल्स के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। और जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, यानी कि प्राइमरी जाइलम के बाद में जब सेकेंडरी जाइलम किसी एक्टिविटी के कारण बनता है, उस वहाँ पर ये जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, ज़्यादा विकसित प्रकार की होती हैं। आगे देखिए, इनका मेन फंक्शन फूड आइटम्स का संचय करना तथा ट्रेकिड्स द्वारा वाटर कंडक्शन में हेल्प करना होता है। अब देखिए यहाँ पर लिख तो दिया गया है कि ये जो है वाटर फूड आइटम्स का संचय भी करती हैं, लेकिन मेन कार्य इसका क्या होता है, जो ट्रेकिड सेल्स होती हैं उनको वाटर के कंडक्शन में हेल्प करना होता है। लेकिन कुछ मात्रा में ये देखा गया है कि ये कुछ फूड आइटम्स के संचय के रूप में या उसको कलेक्शन में उसको हेल्प करती हैं। इसके बाद में हम लोग चौथी प्रकार की सेल्स की बात करेंगे जिनको हम लोग जाइलम फाइबर्स कहते हैं। लिखा हुआ है जाइलम में कुछ नॉन लिविंग स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी पाई जाती हैं। अब देखिए ट्रेकिड्स नॉन लिविंग थी, वेसल्स नॉन लिविंग थी, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स थी और जाइलम फाइबर सेल्स भी कैसी हैं,
नॉन लिविंग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होती हैं। ये भी एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, सिंपल सेल्स होती हैं, साधारण प्रकार की सेल्स होती हैं। और इनमें देखिए बताया गया है कि ये जो है नॉन लिविंग होने के साथ साथ जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर कहते हैं। यानी कि ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के द्वारा बने होते हैं, जिनको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ये कैसी होती हैं, ये इलोंगेटेड तथा बोथ एंड्स पर नुकीली होती हैं। यानी कि जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो सेल्स जो है लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। जैसे हम लोग देखने की कोशिश करें तो जाइलम पैरेन्काइमा को, जाइलम फाइबर्स को या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग वुड फाइबर भी कहते हैं। ये देखिए लंबी होती हैं और इनके दोनों एंड्स जो है कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ये देखिए दोनों एंड्स जो इसके हैं वो नुकीले हैं। आगे देखिए बताया गया है सेल वाल अत्यंत थिक अथवा लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि जाइलम फाइबर्स की जो सेल वाल्स होती हैं वो मोटी होती हैं और कुछ कंडीशंस में थिन भी होती हैं, पतली भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं और लिग्निन का जमा हो जाता है, लिग्निफाइड होती हैं। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर जाइलम की बात करी, जो कि मुख्य रूप से वाटर का कंडक्शन करने वाला एक घटक होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे, मुख्य रूप से फ्लोएम की बात करेंगे। तो फ्लोएम को हम लोग देख लेते हैं। फ्लोएम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बताया गया है फ्लोएम जो होते हैं ये प्लांट्स का मेन फूड कंडक्शन टिश्यू होता है। इनका मेन फंक्शन प्लांट्स के ग्रीन प्लांट्स द्वारा बनाए गए या ग्रीन पार्ट्स द्वारा बनाए गए एडिबल मटेरियल्स का कलेक्शन तथा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में एडिबल मटेरियल्स को पहुंचाना होता है। एडिबल मटेरियल्स का मतलब है फूड आइटम्स, यहाँ पर फूड आइटम्स, फूड आइटम्स। अब देखिए फ्लोएम क्या करता है, जो पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन को बनाते हैं और उस जो भोजन बनता है, पत्तियों में मुख्य रूप से भोजन बनता है, उस भोजन को बनने के बाद में प्लांट बॉडी की डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना होता है। वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो फ्लोएम होते हैं वो मुख्य रूप से भोजन का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, भोजन को जो है बने हुए भोजन को प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं। और इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इस टिश्यू को बास्ट भी कहते हैं, यानी कि फ्लोएम को हम लोग बास्ट के नाम से भी जानते हैं। लिखा हुआ है फ्लोएम के भीतर या फ्लोएम के निर्माण में 4 सेल्स भाग लेती हैं। यानी कि जाइलम के निर्माण में भी 4 सेल्स भाग लेती हैं और फ्लोएम के निर्माण में भी 4 सेल्स भाग लेती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। यानी कि फ्लोएम का निर्माण भी कितनी सेल्स के द्वारा होता है, 4 सेल्स के द्वारा होता है। और ये जो चारों सेल्स हैं, चाहे वो सीव ट्यूब्स हों, कंपेनियन सेल्स हों, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, फ्लोएम फाइबर्स हों, इन चारों को आप एमएससी लेवल पर शायद एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और बीएससी में आप थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एमएससी और बीएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही खास माना जाता है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग पहली जो फ्लोएम की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग सीव ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक व लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं जिनके एंड्स एक दूसरे से मिले होते हैं। यानी कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो लंबी होती हैं, इलोंगेटेड भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ट्यूब के समान होती हैं। एक ट्यूब के समान इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग ट्यूब के समान इस तरीके से हमको दिखाई देती है। और
लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि सीव ट्यूब्स कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और इनके जो किनारे होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, किसी न किसी माध्यम से, कंप्लीटली रूप से तो नहीं, पूर्ण रूप से तो नहीं मिले होते हैं, लेकिन जुड़े होते हैं। लिखा हुआ है इनकी सेल वॉल थिन व सेलुलोज की बनी होती है। तो इनकी सेल वॉल कैसी होती, पतली होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें प्रेजेंट साइटोप्लाज्म अत्यंत पतला होता है तथा मध्य में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म एक लार्ज लाइनिंग लेयर के रूप में सेल के इंटरनल वॉल से सटी दिखलाई पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये होती हैं। ये जो आपको ट्यूब के समान संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, ये इस तरीके से, ये क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। और ये कैसी होती हैं, इनकी बाल्स बहुत पतली होती हैं और ट्यूब के समान देखिए संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, और देखिए इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक वैक्यूल पाई जाती है, एक रिक्तिका पाई जाती है, जो कि लार्ज होती, बड़ी होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है एक वैक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो सेल वॉल की लेयर होती है, आउटर लेयर, और जो वैक्यूल की लेयर होती है वो थोड़ी सी सटी हुई होती है आपस में, यानी कि इस तरीके से। मान लीजिए ये कोई वैक्यूल है और ये आउटर लेयर के साथ में या सेल वॉल के साथ में सीव ट्यूब की सेल वॉल के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन बाद में फिनिश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स हैं, इनमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में न्यूक्लियस बनता है और फिर बाद में समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आपको पता है जिस प्रकार की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी प्रकार की सेल में डिफरेंट प्रकार के जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है वो न्यूक्लियस ही करता है, और न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, कैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ सही तरीके से हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इनकी ट्रांसवर्स बाल्स में अनेक पोर होते हैं, जिसमें इनकी स्ट्रक्चर सीव के समान हो जाती है। इस सीव के समान स्ट्रक्चर को सीव प्लेट्स कहते हैं। ये सीव प्लेट्स सिंपल अथवा ओब्लिक हो सकती है। इस सीव प्लेट्स के द्वारा ही एक सीव ट्यूब का साइटोप्लाज्म दूसरी सीव ट्यूब में फैला रहता है, और इस प्रकार एक सेल से दूसरी सेल में एडिबल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो सीव ट्यूब, सीव का मतलब होता है चालनी, जो चलनी होती है, आटा जिससे छाना जाता है, उस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सीव प्लेट्स होती हैं। ये देखिए आप स्ट्रक्चर से की बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, जिनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और ये छिद्र के समान जो संरचना होती है, जो सीव वर्ड यहाँ पर आया है वो यहीं से आया है कि इसमें जो सीव प्लेट्स होती हैं उनमें छोटे, ये मान लीजिए कोई ऐसे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है, एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अब मान लीजिए इससे लगी हुई एक और सेल है, तो इसका साइटोप्लाज्म इन छिद्रों के द्वारा दूसरी सेल में पहुंच जाएगा, दूसरे का तीसरी में। इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म में जो फूड मटेरियल्स होंगे उनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, होता रहता है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल में, ऐसे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये जो चलनी के समान संरचना बनी है, यहीं से सी बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और ध्यान रखिए ये देखिए आपने यहाँ पर जो ट्रांसवर्स बाल्स होती हैं, ये देखिए मान लीजिए ये कोई सीव ट्यूब है, ये दूसरी सीव ट्यूब है,
तो इसकी ये बाल्स होती हैं, ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स बाल्स। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है विंटर सीजन में सीव ट्यूब्स के ऊपर एक कलरलेस वैक्स सबस्टेंसेस का जमाव होता है जिसमें अनेक पोर क्लोज हो जाते हैं, जिससे इनके अनेक पोर जो है क्लोज हो जाते हैं। इस कलरलेस वैक्स मटेरियल को कैलस कहते हैं, जिसका निर्माण एक कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं और सीव ट्यूब्स मिलकर क्या बनाती हैं, सीव से सीव, ये जो सीव प्लेट होती हैं, ये देखिए ये सीव प्लेट होती हैं, यहाँ पर ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सीव ट्यूब बनाती हैं। और जो सीव प्लेट में जो छिद्र होते हैं, ये देखिए जो छिद्र होते हैं, विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पर एक मटेरियल, एक पदार्थ का जमाव हो जाता है जिसको हम लोग कैलस के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके जमाव होने के कारण क्या होता है, जो कैलस होता है या कैलोस होता है, जो कि कैलोस नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनता है कैलस, इसके जमाव से क्या होता है, जो सीव प्लेट्स में ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के ऊपर इसका जमाव हो जाने के कारण इसके छिद्र जो है बंद हो जाते हैं। भाई मान लीजिए कोई छिद्र है, उसके ऊपर हम कोई मटेरियल रख देंगे तो वो बंद हो जाएगा, तो इसके ऊपर कैलस का जमा हो जाता है तो इसके छिद्र हो जाते हैं बंद। और बंद होने पर क्या होता है, लिखा हुआ है पोर क्लोज हो जाने से फूड का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, जिससे ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्पायरिंग सीजन आने पर यह सबस्टेंसेस घुल जाता है। अब देखिए विंटर सीजन जो होती है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अप्रॉक्सीमेट होती है, और आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पर मुरझाए से रहते हैं, कम ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पर जो उसकी सीव प्लेट्स होती हैं, उनके जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के ऊपर कैलस का जमा हो जाता है, जिसके कारण फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। फूड जो है एक सीव प्लेट से दूसरी सीव प्लेट में नहीं पहुंच पाता है, तो भोजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और वहीं क्या होता है, जब स्पायरिंग सीजन आती है, स्पायरिंग सीजन का मतलब है कि जब मार्च, अप्रैल, मई का महीना आता है, उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो कैलस नाम का सबस्टेंस होता है, ये कैलस नाम का जो सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, घुल जाता है, और घुलने पर क्या होता है, ये जो पोर्स होते हैं सी प्लेट्स के, वो पोर ओपन हो जाते हैं तथा ईडिबल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट पुनः स्टार्ट हो जाता है। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में ये पोर्स बंद हो जाते हैं, और फिर बाद में जो है आपके मार्च, अप्रैल, मई के महीने में ये पोर्स जो है खुल जाते हैं, और खुलने पर क्या होता है, फिर से फूड का ट्रांसपोर्ट या फूड जो है एक सेल से दूसरी सेल में इस तरीके से पहुंचता रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यही कारण है कि विंटर सीजन में ग्रोथ की रेट स्लो व समर सीजन में ग्रोथ रेट हाई होती है। अब देखिए समर सीजन क्या होती है। समर सीजन आप लोग जानते हैं बरसात का समय होता है, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम पर आप लोग बरसात देखते हैं। तो विंटर सीजन में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, क्योंकि उस टाइम पर उसकी जो सीव ट्यूब्स होती हैं, उनमें जो सीव प्लेट्स होती हैं, उनके छिद्रों के ऊपर कैलस का जमा हो जाता है, इसके कारण। फिर आती है आपकी आती है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होती है कि जो कैलस नाम का पदार्थ जमा होता है वो घुल जाता है, और फिर से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन होने लगता है, तो फिर से ग्रोथ होने लगती है पौधों की। और यही बिल्कुल माहौल होता है आपका बरसाती सीजन में। ठीक है, अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में। ठीक है, तो उस टाइम पर भी ग्रोथ आपको अच्छी दिखाई देती है पौधों के अंदर। तो सीव ट्यूब्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है सभी सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स से भली भांति सटी होती हैं। न्यूक्लियस के अभाव में इनकी सभी लाइफ प्रोसेस कंपेनियन सेल से कंट्रोल होती हैं। अब देखिए सीव ट्यूब्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है,
और ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके पास वाले हिस्से में एक अलग प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कंपेनियन सेल्स कहते हैं। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गई आपकी सीव ट्यूब्स, ठीक है, और इसके पास में ये देखिए ये जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग कह देते हैं कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो और कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो ये इसके न्यूक्लियस से अपना क्या करती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को करती हैं कंपेनियन सेल्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है कि न्यूक्लियस के अभाव में इनकी सभी लाइफ प्रोसेस जो है कंपेनियन सेल के कंट्रोल में होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। लिखा हुआ है इनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत तैयार ऑर्गेनिक एडिबल मटेरियल का संग्रह तथा ट्रांसपोर्ट करना होता है। जाहिर सी बात है कि ये भी क्या करती हैं, जो एडिबल मटेरियल्स होते हैं, फूड आइटम जो होते हैं उनका क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको भेजती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में सीव ट्यूब्स होती हैं तथा टेरिडोफाइट्स तथा जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स होती हैं। अब देखिए सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उनमें क्या होता है, सीव सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब हम लोग जो सेकंड टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कंपेनियन सेल्स कहते हैं, जो कि सीव ट्यूब्स के बगल में पाई जाती हैं, पास में पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है प्रत्येक सीव ट्यूब के साथ लेटरल साइड में एक अन्य सेल होती है जिसे कंपेनियन सेल्स कहते हैं। यानी कि सीव ट्यूब मान लीजिए ये है, इसके पास में जो सेल पाई जाती है लेटरल साइड में, इसको हम लोग कह देते हैं कंपेनियन सेल। लिखा हुआ है ये थिन व लॉन्ग होती है तथा इनमें प्रोटोप्लाज्म अधिकता में पाया जाता है। तो देखिए ये कैसी होती हैं, पतली होती हैं, ये देखिए पतली होती हैं, थिन होती हैं, लंबी होती हैं, और इनमें जो है जो साइटोप्लाज्म होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की मात्रा जो है ज़्यादा है। आगे देखिए प्रत्येक सेल में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल में वेल डेवलप्ड या बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रिमिटिव स्टेज में तो होता है लेकिन बाद में समाप्त हो जाता है। लिखा हुआ है ये एंजियोस्पर्म्स में ऑलवेज प्रेजेंट तथा जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में ये सेल्स अब्सेंट होती हैं। यानी कि कंपेनियन सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, उनमें हमेशा पाई जाती हैं, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार की सेल्स सीव ट्यूब्स की भांति फूड कंडक्शन में हेल्प करती हैं। यानी कि कंपेनियन सेल भी लगभग सीव ट्यूब्स की भांति कार्य करती हैं, यानी कि फूड के कंडक्शन में हेल्प करती हैं, फूड को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये तीसरी टाइप की सेल्स होती हैं और ये चौथी टाइप की फ्लोएम की सेल्स होती हैं। तो लिखा हुआ है इस प्रकार की सेल्स इलोंगेटेड, फ्लैट तथा कुछ स्फेरिकल होती हैं। यानी कि फ्लोएम जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, चपटी होती हैं और गोलाकार होती हैं, जिनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स में ये देखिए थोड़ी सी चपटी होती हैं, ये देखिए ये चपटी होती हैं, और गोलाकार भी होती हैं, कभी कभी इलोंगेटेड भी होती हैं, लंबी भी होती हैं। लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल अन्य साधारण पैरेन्काइमा सेल्स की भांति होती हैं। ये लिविंग होती हैं, ये सीव ट्यूब्स के बीच बीच में मिलती हैं। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, और ये जो है सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनके बीच बीच में कहीं पर पाई जाती हैं। और पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं, जो कि एक प्रकार की सिंपल टाइप की सेल्स होती हैं, उनकी तरह ये होती हैं, साधारण प्रकार की होती हैं। लिखा हुआ है
ये प्रायः मोनोकॉट प्लांट्स में के स्टेम में एब्सेंट होती हैं, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो मोनोकॉट स्टेम जो होता है जैसे कि ड्रेसिना है उसमें इस प्रकार की जो है सेल्स एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन फूड आइटम्स का कलेक्शन व कंडक्शन करना होता है। जाहिर सी बात है ये भी क्या करती हैं, कलेक्शन करती हैं फूड का और उसको कंडक्ट करती हैं, यानी कि या फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसलोकेट करती हैं। ट्रांसलोकेट भी वर्ड सही है कि एक सेल से दूसरी सेल में फूड को, तीसरी सेल में फूड को पहुंचाना, ये तरीके से इसको कह देते हैं फूड ट्रांसलोकेशन। लिखा हुआ है चौथी टाइप की जो सेल्स होती हैं फ्लोएम फाइबर्स, लिखा हुआ है ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, लेकिन फ्लोएम में प्रेजेंट होने के कारण इन्हें फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर जो है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स भी होते कह सकते हैं इनको हम लोग, और ये फ्लोएम में प्रेजेंट होने के कारण इनको हम लोग फ्लोएम फाइबर्स कह देते हैं। जाइलम में ये प्रेजेंट थे, इनको हम लोग जाइलम फाइबर्स के नाम से जानते थे। फ्लोएम में प्रेजेंट है, इनको हम लोग फ्लोएम फाइबर्स कह दे रहे हैं। लिखा हुआ है इनकी बाल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं तथा इन पर अनेक सिंपल पिट्स होते हैं, यानी कि इनकी जो भित्तियाँ होती हैं फ्लोएम फाइबर्स की वो मोटी होती हैं और इन पर छोटे छोटे स्मॉल साइज के गड्ढे होते हैं। लिखा हुआ है अत्यधिक मजबूत होने के कारण इन फाइबर्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। अनेक प्लांट्स में ये फाइबर्स कपड़ा तथा रस्सी इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब देखिए फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत ख़ास प्रकार की एक मटेरियल्स हो सकते हैं कह सकते हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है, आर्थिक महत्व भी होता है। चूँकि ये बहुत ही मजबूत प्रकार के सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और ये जो है रस्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में और डिफरेंट टाइप के अन्य आइटम्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के भी होते हैं। तो एक बार हम लोग इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग ये देखिए बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सीव ट्यूब्स हैं। सीव ट्यूब्स में सीव प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि एक के ऊपर, ये जो सीव प्लेट्स होती हैं वो एक के ऊपर इस तरीके से जुड़ी होती हैं, परस्पर रेसिप्रोकली रूप में, परस्पर रूप से एक के ऊपर एक जुड़ी होती हैं, जिनमें क्या होता है छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा फूड ट्रांसलोकेट करता रहता है। फूड एक सेल से, एक सीव प्लेट से दूसरी सीव प्लेट में इस तरीके से फूड का क्या होता है कंडक्शन होता रहता है, एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता रहता है। उसके पास में जो दूसरी सेल होती है कंपेनियन सेल होती हैं, ये इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, थोड़ी सी लंबी सेल्स होती हैं, और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अधिकता में होता है, कंडेंस्ड होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है सीव ट्यूब्स को हेल्प करता है उनकी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की दो सेल्स होती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों के लिए किस तरीके से वेरीफिटेड है। देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। इनके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इनकी जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स के बारे में, कंपेनियन सेल्स के बारे में, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो जाइलम की सेल्स होती हैं उनके बारे में भी शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है, तो उनको आप लोग तैयार करिएगा। ट्रेकिड्स हैं, वेसल्स के बारे में भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है। और ओवरऑल हम लोग देखें तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। इसके बाद में ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं वो सभी स्टूडेंट्स अगर जूलॉजी के नोट्स चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9191477248 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर से उनको जूलॉजी मेनली उसको जूलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, और जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा बॉटनी के भी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हम लोग करा सकते हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आगे हम लोग इसी टाइप के टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे।